हेलो, मैं हूं कुशागर सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे डीएफसी के बारे में। तो बहुत दिनों से आप सब लोगों को डाउट आ रहा था कि आखिर डीएफसी क्या होता है। तो आज मैं आपको बता देता हूं। डीएफसी का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, और इसके लिए इंडिया में पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन बना दिया गया है जिसका नाम है DFCCIL। मतलब कि उसी के आगे आप कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जोड़ दीजिए तो पूरा मीनिंग हो गया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आखिर ये सब क्या है, आज हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। तो ये जो DFCCIL है ये आता है इंडियन रेलवेज के अंडर, मतलब कि इसकी ओनरशिप इंडियन रेलवेज के पास है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ओनरशिप है। मतलब कि दोनों ने मिला के DFCCIL बनाया है। और जैसा कि इसका नाम समझ में आ रहा है कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये मालगाड़ी के लिए ही कॉरिडोर रहेगा। तो आखिर ऐसा क्यों बनाया गया, हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप इंडियन रेलवेज का कमाने वाला सिस्टम समझ लीजिए। अब इंडियन रेलवेज की जो 63% कमाई है वो सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों की वजह से होती है। मतलब कि अब आप समझ सकते हैं कि 100% में से 63 सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी इंडियन रेलवेज को पैसे दे रही है। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि आखिर एक्सप्रेस ट्रेन कितना देती हैं। तो पैसेंजर ट्रेन टोटल 27% देती है रिवेन्यू का, लेकिन 27% से ज़्यादा वो उतना ही खर्चा ले लेती है। मतलब कि जितना वो पैसा दे रही है उससे भी ज़्यादा उसमें खर्च आ जाता है। तो इंडियन रेलवेज़ को एक्सप्रेस ट्रेन से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मालगाड़ियों से इंडियन रेलवेज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन में क्या क्या नहीं लगता, TT लगता है, RPF लगता है, उसमें वॉशरूम वगैरह साफ़ कराना है, OVHS स्टाफ चाहिए ट्रेन की साफ़ सफाई के लिए, फिर यात्रियों की सुविधा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लिनन देना पड़ता है, खाना देना है, ना जाने उसमें क्या क्या सर्विसेज रहती है। हालांकि खाने को भी आप थोड़ा अलग डाल दीजिए क्योंकि आपको उसके पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन तब भी एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत सारे डिडक्शंस रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मालगाड़ी को देखें तो मालगाड़ी को तो ना धुलने की ज़रूरत है, ना उसे साफ़ करने की ज़रूरत है, ना उसे कोई TT वगैरह की ज़रूरत है। उसमें तो बस सामान भरो और सीधा मालगाड़ी चले जाएंगी। कितने भी भले ही उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाएं, JCB मशीन जब उसमें सामान लोड करती है तो कई बार उसमें स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मालगाड़ी बस एक लोहे का डिब्बा है और वो डिब्बा ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये डिब्बे सिर्फ इंडियन रेलवेज़ के लिए फ़ायदेमंद है, ये मालगाड़ियाँ पूरे के पूरे इंडिया के लिए भी उतनी फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो गुड्स है उसे अगर आप ट्रक से भिजवाएंगे तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। लेकिन वहीं अगर हम इंडियन रेलवे से ये काम कराएं तो फिर ट्रक्स के मुकाबले ये 10% कम एनर्जी भी लेती है, लेकिन बस ये जल्दी नहीं पहुंचाती क्योंकि इसे बहुत जगह पे खड़े रहना पड़ता है। अब इंडियन रेलवेज़ की रीढ़ की हड्डी है मालगाड़ी, लेकिन हमेशा इसे रुके रहना पड़ता है। एक्सप्रेस ट्रेन इतनी सारी हैं, लाइन्स इतनी कम, ट्रैफिक हो जाता है इतना ज़्यादा, जिस कारण से हमेशा रुकी ही रहती हैं। इवन जो दूरियां एक्सप्रेस ट्रेन 2-2 घंटे में पूरी करती है, मालगाड़ी को उनको कवर करने के लिए 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है। अब जो लॉजिस्टिक पार्क्स होते हैं जहाँ से बहुत बड़े बड़े शिप्स जाते हैं जिनमें कि गुड्स आता भी है और साथ ही साथ लेके जाते भी हैं, तो वहाँ पर मालगाड़ी के ट्रैक्स बने रहते हैं। जहाँ पर मालगाड़ी जाती है वहाँ पे उसे अनलोड करते हैं, जिससे कि उसका सामान वहाँ शिप्स में चढ़ाते हैं और एक्सपोर्ट होता है, और वहीं जो सामान उससे उतर रहा है वो उसी मालगाड़ी में वापस आ जाता है। मतलब कि इम्पोर्ट भी वहीं से हो रहा है, साथ ही साथ कोयला ढुलाई भी इसी से होती है, और भी बहुत सारे काम है मालगाड़ियों के। लेकिन सही टाइम पे ना चलने की वजह से सब कुछ काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और महंगा हो जाता है। अगर मालगाड़ियाँ सही टाइम पे चलने लग गई तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो सकती है, क्योंकि ट्रक्स में जो 10% ज़्यादा खर्चा आता है वो तो पहले ही कम हो जाएगा। उसके बाद फिर मालगाड़ियाँ जल्दी भी पहुँचा रही है। तो अगर ऐसा होने लग गया तो फिर इंडिया में काफ़ी हद तक सस्ताई आ जाएगी। मतलब कि जैसे आप कहते हैं महंगाई आ गई, तो वैसे ही इसमें सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट ने भी यही टारगेट बनाया कि 2050 तक इंडिया के पूरे गुड्स का 50% लगभग ट्रेन से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अभी अगर करंट स्टेटस देखा जाए तो फिर 30% जो पूरा गुड्स है इंडिया का वो ट्रेन से जाता है, बाकी सब ट्रक से जाता है। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी के लिए बनाया गया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए एक अलग ही कॉरिडोर। अब इसमें जो 2 लाइन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के लिए बनाई जा रही है। तो इससे क्या होगा कि मालगाड़ी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इसमें फीचर्स भी इतने ज़्यादा दिए गए हैं, और ऊपर से यहाँ पर सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेगी, जिससे कि यहाँ बहुत तेज़ी से माल ढुलाई होगी। अभी फिलहाल इंडिया में 2 DFC बन रहे हैं। पहला है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मतलब कि EDFC, और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मतलब कि WDFC। तो जो WDFC है ये बन रहा है यूपी के दादरी से महाराष्ट्र के JNPT तक, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में आता है, और दादरी को आप दिल्ली के पास कह सकते हैं। और वहीं जो EDFC है ये बन रहा है पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के डकुनी तक, मतलब ये भी लगभग पूरा ईस्ट से वेस्ट को जोड़ रहा है। तो सिर्फ इन दोनों DFC के बन जाने के बाद इंडिया की लगभग 70% मालगाड़ियाँ सिर्फ इन दोनों रूट से जाया करेंगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टोटल रूट बन रहा है पटरियों का वो है 3260 किलोमीटर, मतलब कि 3260 किलोमीटर। अब हम सबसे पहले तो DFC की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो अप्रैल 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब इसकी नींव रखी गई थी। तब इंडिया और जापान दोनों ने मिलकर कोलैब करे थे सिर्फ और सिर्फ DFC को बनाने के लिए, और इसकी फंडिंग के लिए भी दोनों राजी हो गए थे।
इसके बाद राइट्स को इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया RITES, और जनवरी 2006 में राइट्स ने इसके ऊपर रिपोर्ट पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी, जिसके बाद इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट पता लग गई जो कि थी 28,181 करोड़, और बाद में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। तो अब आप सोच सकते हैं कि 28,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसे काफ़ी लंबे पर्सपेक्टिव के लिए देख के बनाया गया है, मतलब कि अगले 100 साल 200 साल की विजन देख के ये बनाया गया है। अब इसमें भी जो WDFC है वो इसी साल मतलब कि 2022 में ही कंप्लीट होने वाला है, और जो EDFC है वो पूरा का पूरा 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। इनके बहुत सारे हिस्सों में अभी ट्रेन चलना शुरू भी हो गई है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भी ट्रेन चलेगी उनकी कंट्रोलिंग सिर्फ एक जगह से होगी, और वो कंट्रोल हब बनाया गया है प्रयागराज में, जो कि यूपी में आता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया सिस्टम बनाया गया है कि सिर्फ प्रयागराज में ही एक इतना बड़ा ऑफिस है जो कि पूरे इंडिया की DFC का कंट्रोल करेगा। अब हम DFC के पूरे फीचर्स के बारे में समझते हैं, पर उससे पहले आपको एक और डाउट आ रहा होगा कि आखिर इंडियन रेलवेज ने ये सब क्यों नहीं बनाया, DFC को अलग से बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवेज के पास तो वैसे ही बहुत काम है। उसने तो सबसे पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारे पास बहुत सारे काम ऑलरेडी हैं, तो अगर आपको जो भी DFC बनाना है उसमें हिस्सेदारी तो हमारी रहेगी, काम तो भाई इंडियन रेलवेज को ही करना है, लेकिन जो फंडिंग है वो पूरी की पूरी इंडियन रेलवेज नहीं देगी, वो गवर्नमेंट को भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए DFCCIL बना दिया, मतलब कि उसको एक कॉर्पोरेशन बना दिया गया। तो इससे क्या होगा कि सब जन मिल के चलाएंगे DFC को। अब सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी की पूरी मालगाड़ी DFC में चलने लग जाएगी, जिससे कि इंडियन रेलवेज के जो ट्रैक्स हैं उनमें एक्सप्रेस ट्रेन काफ़ी तेज़ी से दौड़ेगी, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाएगी, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, जो कि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, और जिससे कि स्पीड आराम से काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो DFC के ट्रैक्स हैं वो इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स के ही बाजू में बनाए गए हैं, और DFC में जो स्टेशंस हैं वो भी इंडियन रेलवेज के जैसे स्टेशंस हैं, उनके स्टेशंस के भी वैसे ही नाम रहेंगे, लेकिन उनके नाम के आगे बस न्यू लगा दिया जाएगा। मतलब कि DFC के जितने भी स्टेशन हैं उनके नाम के आगे न्यू लगा दिया जाएगा। जैसे कि टुंडला है तो न्यू टुंडला, डकुनी है तो न्यू डकुनी, तो वहाँ पर ऐसा रहेगा। और इसे डिज़ाइन किया गया है डबल स्टैक कंटेनर चलाने के हिसाब से। डबल स्टैक कंटेनर क्या है? तो ऐसी ट्रेन जिसमें कि 2 कंटेनर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, तो उसे हम डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन कहते हैं। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि एक ही ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा माल की ढुलाई हो सकती है, मतलब कि एक ही ट्रेन में आप बहुत सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं। और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ है जहाँ पर भी डबल स्टैक कंटेनर चलते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ डीजल इंजन से ट्रेन जाती है। इंडिया में भी मोस्टली पहले डीजल इंजन से ही ट्रेन जाया करती थी, लेकिन अब फिलहाल में इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसा किया जा रहा है कि उसके जो मास्ट है या फिर आप पिलर्स भी कह सकते हैं, उन्हें काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है, और इतने बड़े होने की वजह से डबल स्टैक कंटेनर की ट्रेन्स भी वहाँ पर जा सकती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ऊपर तक ये पेंटो कैसे जाएगा, मतलब कि जो इंजन में पेंटोग्राफ लगा रहता है जो कि ऊपर वायर की इलेक्ट्रिसिटी इंजन में भेजता है, तो वो इतना ऊपर तक कैसे जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी रेलवे ने एक जुगाड़ कर दिया और ट्रेन्स में हाई राइज पेंटोग्राफ लगाए गए, जो कि आराम से इतने ऊपर तक की हाइट को पकड़ सकते हैं और उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आराम से ट्रेन चल सकती है। जो WHG-12 इंजन आया था वो भी स्पेशली इसी चीज़ के लिए आया है, मतलब कि उसे भी DFC को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया था। और यहाँ पर काफ़ी सारी मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 2-3 मालगाड़ी एक साथ चला करेंगी, जिससे कि अब आप सोच सकते हैं कि एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा माल ढुलाई हो सकती है। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि भले ही वो 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है, लेकिन वो इतनी बड़ी ट्रेन को एक साथ कैसे खींच लेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, वो चाहे तो खींच सकता है, लेकिन कपलिंग पर उससे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, इसलिए बीच में एक और इंजन लगा देते हैं ताकि वो थोड़ा हेल्प कर दे ढकेलने में, जिससे कि क्या होगा, कपलिंग में एकदम ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा आगे, जिससे कि कपलिंग टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बहुत लोगों की वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि अगर बीच में इंजन लगा रहे हैं तो उससे ब्रेकिंग में भी हेल्प मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लॉन्ग हॉल ट्रेन चलती है, मतलब कि 2-3 मालगाड़ियाँ एक साथ अगर चला करती हैं, तो उसमें जो ब्रेक्स लगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आगे का इंजन करता है, बीच वाले इंजन का उसमें कोई रोल नहीं रहता। बीच वाला इंजन सिर्फ और सिर्फ आगे ढकेल सकता है, ब्रेकिंग का काम पूरा का पूरा आगे वाले इंजन के ऊपर है, इसलिए इन ट्रेन्स में थोड़ा ब्रेक्स भी धीरे लगते हैं। लेकिन मेन फायदा तो इनका सबसे ज़्यादा बड़ा यही है कि भाई इतना सारा माल एक साथ जा रहा है, मतलब कि इतना सारा गुड्स एक ही बार में आखिरी तक पहुंच जा रहा है, और इतना सारा गुड्स एक साथ चले जाए, इसके लिए भी DFC ने कई सारी तैयारियां की है। अब जो नॉर्मल इंडियन रेलवेज में लूप लाइन्स हुआ करती हैं, मतलब कि कोई भी स्टेशन आने पर जो मेन लाइन से हटकर कोई लाइन बना देते हैं, तो वो 700 मीटर्स की होती है। लेकिन वहीं अगर हम DFC की बात करें तो यहाँ के स्टेशन में 2 किलोमीटर की लूप लाइन रहेगी, मतलब कि यहाँ के हर स्टेशन में 2 किलोमीटर की लूप लाइन है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, और वहाँ पर आराम से इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन आके खड़ी हो सकती है। इनके बहुत सारे स्टेशन के आसपास इंडस्ट्रीज बनाने का भी सोचा है गवर्नमेंट ने, जिससे कि वहाँ का जो सामान है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ सके, और इनके बहुत सारे स्टेशन में मालगाड़ी में लोडिंग भी कर सकते हैं। तो DFC में ये भी काफ़ी बड़ा फायदा है। अब जो भी मालगाड़ियाँ रहती है, आपने कई बार देखा होगा कि अगर उसका ढक्कन खुला रहे, मतलब कि जहाँ से भी उस सामान को निकाला जाता है, जैसे कि जो कोयले वाली मालगाड़ी होती है उसमें साइड में लगे रहते हैं, तो अगर वो खुला रहे और वो ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म के बाजू से निकल जाए, तो फिर वो जो ढक्कन रहते हैं वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म उखाड़ देते हैं। कई बार आपने ये चीज़ देखी होगी।
क्योंकि इंडियन रेलवेज ने ये चीज़ का ध्यान ही नहीं रखा कि जो मालगाड़ियाँ बन रही है और अगर उसका ढक्कन खुल भी गया तो फिर प्लेटफॉर्म से सेफ डिस्टेंस रहना चाहिए। तो ये चीज़ का इंडियन रेलवेज ध्यान नहीं रख पाई और इसी चीज़ का ध्यान DFC ने रखा। अब यहाँ पर पहली बात तो 2 पटरियों के बीच में डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। मतलब कि मैं गेज की बात नहीं कर रहा हूँ, है तो यहाँ पर भी ब्रॉड गेज, लेकिन 2 ट्रैक्स अगर आजू बाजू जा रही हैं तो उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है इंडियन रेलवेज के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ यहाँ के स्टेशंस की भी गैप थोड़ी ज़्यादा दी गई है, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई ढक्कन खुला भी रहे कोई भी मालगाड़ी का तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी प्लेटफॉर्म्स को। और वहीं इंडियन रेलवेज में तो आपने देखा ही होगा कई बार कि वो पूरा प्लेटफॉर्म ही तोड़ते हुए निकल जाती है मालगाड़ी। उसके बाद मालगाड़ी भी यहाँ पर 100 kmph की स्पीड से चलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि मालगाड़ी इतनी स्पीड से नहीं जाया करती हैं। लेकिन यहाँ पर तो ट्रायल्स ही उतने के हुए हैं तो आराम से 100 तक गाड़ियाँ जा सकती है, सारी नहीं कुछ कुछ। यहाँ की जो पटरियाँ हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाई गई है और जो इनके स्लीपर्स हैं वो भी थोड़े अलग हैं। इसमें जो ट्रैक की बियरिंग कैपेसिटी होती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है इंडियन रेलवेज के ट्रैक से, जिस कारण से यहाँ पे आराम से काफ़ी ज़्यादा मालगाड़ियाँ चल सकती है। अब इसमें भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हरियाणा के पास सोहना में अरावली पर्वत बीच में आ गए थे, जिससे कि अगर वहाँ से ट्रैक को घुमा के बनाते तो 40 किलोमीटर ज़्यादा आ जाता। तो फिर वहाँ पर 1 किलोमीटर की सुरंग खोद दी गई, मतलब कि टनल खोद दी गई। अब ये टनल जो 1 किलोमीटर है तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर से बड़ी बड़ी तो बहुत सारी टनल है इंडिया में। लेकिन मेन बात इसमें ये है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि डबल स्टैक कंटेनर आराम से जा सकते हैं। और सिर्फ डबल स्टैक कंटेनर नहीं, ये पूरा का पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड भी है, मतलब डबल स्टैक कंटेनर के ऊपर में वायर भी रहेगा और उसके भी ऊपर तक वो टनल बनी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी टाइप की टनल है जिसमें कि इतनी ज़्यादा हाइट रखी गई है। इसमें जो सिग्नल्स लगाए गए हैं वो है ऑटोमेटिक सिग्नल। अब ऑटोमेटिक सिग्नल क्या है तो ये मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा और जल्दी समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर मैं लास्ट में आपको और 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। नॉर्थ से साउथ DFC भी बनने का प्लान रखा गया है और साथ ही साथ ईस्ट से वेस्ट DFC भी, मतलब कि मुंबई से कोलकाता और साथ ही साथ दिल्ली से चेन्नई, यहाँ पर भी DFC बनने का प्लान रखा गया है, जो कि बीच में नागपुर से होकर गुजरेगा। लेकिन अभी तक इन प्लान्स पे काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जो फंडिंग है वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इन DFC प्रोजेक्ट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, जिससे कि ये काम को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ ईस्ट कोस्ट में भी DFC बनाने का प्लान है, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई भी जानकारी नहीं आई है। और इसी तरह से वेस्ट कोस्ट में भी बनाने का प्लान है, लेकिन ये सिर्फ प्रपोज है। जब भी इनके ऊपर कोई और डिटेल मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो आई होप आज आप DFC के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है, DFCCIL क्या है, इंडियन रेलवे से कैसे अलग है, इसकी क्या हिस्ट्री है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।